हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और बैंक एग्ज़ाम 2025 को लेकर के अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जब भी हम बैंक की प्रिपरेशन करते हैं, कुछ मॉक टेस्ट लगाते हैं, जिस दिन बढ़िया स्कोर आता है उस दिन हमारा मोटिवेशन भी डबल हो जाता है। लेकिन किसी दिन मॉक टेस्ट का लेवल अगर थोड़ा सा टफ हो और हमारा स्कोर थोड़ा सा अगर डाउन आ जाए तो हमें थोड़ा सा गिल्टी महसूस भी होता है, थोड़ा दुखी भी हो जाते हैं, मोरल डाउन भी हो जाता है। इस वजह से कि तैयारी करने के बावजूद भी हम पीछे का जो किया हुआ है, सिलेबस जो कर रखा है, उसको भूल रहे हैं। इसी बीच उसी आपके मोटिवेशन में जो कई बार आपको मोटिवेशन आता है या कई बार मोरल आपका डाउन होता है, उसी को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए मैं आपको हर महीने एक आरआरबी क्लरिकल, क्योंकि मैंने अभी आरआरबी क्लरिकल ज्वाइन कर रखा है। जिस दिन पीओ ज्वाइन कर लेंगे उस दिन पीओ वाला भी हम शुरू कर देंगे। तो आपको आरआरबी क्लरिकल की मैं सैलरी स्लिप दिखाता हूँ हर महीने। वो इसीलिए दिखाता हूँ ताकि आप में थोड़ा सा मोटिवेशन रहे, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन करता था दोस्तों, तो हो सकता है कोई आपको बताए नहीं बताए, मैं मेरी रियलिटी बता रहा हूँ। जब मैं प्रिपरेशन करता था तो दूसरों की सैलरी स्लिप मैं भी देखता था कि इसके इस महीने में कितने आए हैं, उसके इस महीने में कितने आए हैं। कोई उड़ीसा से है तो उसको कितने पैसे मिल रहे हैं, कोई राजस्थान से है तो कितने पैसे मिल रहे हैं, कोई किसी दूसरे बैंक में यूपी बैंक में है तो उसको कितने पैसे मिल रहे हैं। मैं सैलरी स्लिप देखता था और हर जगह उनकी सैलरी जो है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती थी, क्योंकि वो एरिया वाइज अलाउंसेज वाइज भी डिपेंड करता है ना। तो अभी पीछे मैंने जुलाई की आपको सैलरी स्लिप दिखाई, मैंने आपको जून की सैलरी स्लिप भी दिखाई, मई की भी दिखाई। अब बारी आ गई है अगस्त महीने की सैलरी स्लिप दिखाने की, क्योंकि अभी अभी वो सैलरी स्लिप जारी हुई है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगस्त महीने में कितना सैलरी बना है। जो पीछे जुलाई में बना था उससे थोड़ा सा ज़्यादा बना है, क्योंकि डिरेंस अलाउंस जो होता है वो थोड़ा बढ़ चुका है। कितना बढ़ चुका है, कितने अमाउंट में जो बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो भी चैनल पर नए हैं और बैंक प्रिपरेशन एग्जाम 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपके सामने दो मेजर एग्जाम तो जस्ट आपके सामने ही है। एक तो आईबीपीएस क्लरिकल का, एक एसबीआई क्लरिकल का। इसके अलावा आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लरिकल के नोटिफिकेशन भी आपको नेक्स्ट मंथ के लास्ट तक देखने को मिल जाएंगे। तो अपनी तैयारी जो है उसमें चार चांद आप लगा करके रखिए। चार चांद लगाने का मतलब ये है कि तैयारी को कंटिन्यूटी के साथ चलने दीजिए, उसको रोकिए मत आप। अगर कहीं पर स्कोर कम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उस मॉक टेस्ट में स्पेशल मॉक टेस्ट जो आपने दिया है वहाँ पर अगर आपका स्कोर कम भी आया है तो जो क्वेश्चन आपके सही हैं उनको तो देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको वो आ रहे हैं। जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए और मॉक टेस्ट के दौरान जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, उन क्वेश्चन को अच्छे से देखिए कि क्या कारण था। उस आप 45 मिनट में, जो आरआरबी की मैं बात कर रहा हूँ 45 मिनट में, या एसबीआई आईबीपीएस की बात करें तो 1 घंटे के दौरान आप उनको सॉल्व नहीं कर पाए, तो उनका आपको अच्छे से एनालिसिस करना है। एनालिसिस में जो आपको इधर उधर से सूचना मिलती है कि 1 घंटे का अगर मॉक है तो 1.5 घंटे तक एनालिसिस करो, ऐसा कुछ नहीं है। मात्र 15 से 20 मिनट लगने आपको एनालिसिस करने में। अगर 4-5 क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, 8-10 आपने स्किप कर दिए हैं, तो उनको देखने में 15 से 20 मिनट या 10 से 15 मिनट लगेंगे। इतना ही समय लगता है, ज़्यादा घंटे, 2 घंटे, 4-4 घंटे एक ही मॉक टेस्ट पर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, जैसे क्वांट वीक है, तो आप क्वांट के सेक्शनल मॉक लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। एक दिन में 2, एक दिन में 3, एक दिन में 1, इस प्रकार से आप लगाइए। और जो गलत हो जाए और जो आप स्किप कर दें उनका सोल्यूशन अच्छे से कर लीजिए। वहीं रीजनिंग में अगर आपकी पकड़ कम है, पजल नहीं बन रही, तो पजल का आप टॉपिक टेस्ट भी लगा सकते हैं या फिर सेक्शनल लगाइए। उसमें पजल, अल्फा न्यूमेरिक, मिसलेनियस सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सिलॉक्स वगैरह के सारे मिल जाएंगे आपको। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आपने एक बार अच्छे से कर लिया तो बार बार आपको क्लासेस देखने की जरूरत है ही नहीं, बस प्रैक्टिस करनी है, वो आपकी मॉक टेस्ट से होती रहेगी। और क्वांट की अगर हम बात करें तो क्वांट में क्वेश्चंस है उसको असीमित क्वेश्चन है, अनलिमिटेड है। मतलब एक ही टॉपिक, काफ़ी स्टूडेंट्स का मुझे ऐसे कमेंट आया कि सर मैंने टाइम एंड वर्क जैसे टॉपिक ले लेते हैं, परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस कोई भी ले लेते हैं। उसने ये बोला कि मैंने अपनी बुक से वो टॉपिक पूरा कर लिया और यूट्यूब पर भी मैंने 1 शॉर्ट क्लास पूरी कर ली, फिर भी मेरा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन या परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस या किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो वो दोस्तों गलत नहीं हो रहे, वो इस वजह से हो रहे हैं कि आपके उनमें कंसेप्ट थोड़े से अनडाउटेड में रह गए, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। और क्वेश्चन जो है, जो आपने पढ़ रखे हैं, जितने क्वेश्चन आपने 1 शॉर्ट क्लास या बुक से किए हैं, उन्हीं को घुमा घुमा करके नया क्वेश्चन बनाया जाता है। और वो उस मॉक टेस्ट के दौरान हमें समझ नहीं आता कि सामने वाला हमसे पूछ क्या रहा है, लेकिन जब बाद में उसका सॉल्यूशन करने हैं तो हमसे हो जाता है। और बाद में आप उसको 2-3 बार हल करें, आज कर लिया, 15-20 दिन बाद कर लें, ताकि आपको वो तरीका याद रहे कि इस तरीके के क्वेश्चन हमें किस प्रकार से करने हैं। अब मैं ज़्यादा समय ज़ाया नहीं करूँगा, डायरेक्ट सैलरी स्लिप पे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले बैंक में आपको आरआरबी क्लरिकल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आरआरबी क्लरिकल ही ज्वाइन कर रखा है, अगस्त मंथ की सैलरी स्लिप की बात कर रहा हूँ। जो इसमें आपको बेसिक पे मिलेगा वो मिलेगा 26,730, वो तो आपका फिक्स है, 1 साल तक तो यही मिलेगा। और जब 1 साल आपका पूरा हो जाएगा तो इसमें जो इंक्रीमेंट लगना है उसके बाद आपका बेसिक पे बढ़ता है, ठीक है। अब बेसिक पे और डिरेंस अलाउंस जो है वो 21.13% के हिसाब से अभी काउंट हो रहा है, और वो बेसिक पे पर ही सारी चीज़ें काउंट होती है। तो बेसिक पे पर ये अपना बन रहा है 6,064 रुपये 61 पैसे, ठीक है।
माफ़ी चाहूँगा 31 पैसे, 61 रहे 31 पैसे हैं। तो ये अपना डियरेस्ट अलाउंस है। पहले यही जो है वो 19 पॉइंट कुछ था, 19 पॉइंट कुछ था। अभी अब की बार ये अभी मेरी ज्वाइनिंग के पहली बार ये बढ़ा है अभी, तो अभी ये इतना हो गया। उसके बाद एक HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, वो जो आपका है वो 2941.75। अब आपने मकान चाहे HRA जो हाउस रेंट अलाउंस ये आपकी सैलरी में ऐड होगा। अब आपने मकान चाहे 15,000 का ले रखा हो, चाहे 1,000 रुपये का ले रखा हो, कितना ही कर लीजिए, आपकी सैलरी में इतना ही रहेगा। उसके बाद एक स्पेशल पे अलाउंस भी अपने को मिलता है, वो 8,580.18 रुपये मिलता है। उसके बाद एक HFA भी मिलता है, 801.90 रुपये मिलता है। एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस को लेकर के काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे जिनके मन में डाउट ये है कि व्हीकल खुद के नाम होना चाहिए। अगर व्हीकल वगैरह आपके खुद के नाम नहीं है तो इतना अलाउंस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और व्हीकल अगर आपके रजिस्टर्ड है, आपके नाम है, तो इसमें 100, 200 या 500 रुपये जितना विभाग का या जितना बैंक का सर्कुलर है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा और बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। जिसके नाम नहीं है उसको इतना तो फिक्स है ही RRB क्लरिकल में। उसके बाद में CSA की बात करें, CSA जो है ऑफिस असिस्टेंट या क्लरिकल पोस्ट को ही बोलते हैं, इसमें 1970 रुपये तो आपका फिक्स है। और यदि आप कैश हेड पर बैठते हैं, मतलब कैश का काम अगर आप करते हैं, तो यही आपका लगभग 3,031 के आसपास आपका हो जाता है। लेकिन अगर आप बैंक में काम कर रहे हैं, कैश हेड आपके पास नहीं, कैश वाला काम अगर आप नहीं कर रहे हैं कि अलाउंस वगैरह वो आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको ये इतना ही मिलेगा 1970 रुपये, ये फिक्स है सभी का। और इसमें कैश वाला जो आप अगर बैठते हैं, कैश वाला काम आप करते हैं, कैश डीलिंग करते हैं, तो आपको थोड़ा सा 3,031 मतलब 1,000-1,200 रुपये आपके सैलरी में और बढ़ जाते हैं। तो ये मेरी ओवरऑल यहाँ तक सैलरी है। जब इनको हम टोटल करेंगे तो बनते हैं 48,117 रुपये, 48,117 रुपये 75 पैसे। ये तो अपना ग्रोस बनता है, ग्रोस। अब ग्रोस में और नेट में एक अंतर होता है कि इसमें डिडक्शन जो भी होने हैं, डिडक्शन चाहे आपने कोई फेस्टिवल एडवांस का लोन ले रखा हो, या फिर आपका NPS कंट्रीब्यूशन होता हो, या कुछ और किसी चीज़ के कटते हो, कटने के बाद जो बचता है ना वो नेट होता है। ग्रोस तो अपना सैलरी के अकॉर्डिंग कितना बनता है वो ग्रोस हो गया। उसके बाद मेरा सिर्फ एक डिडक्शन होता है, वो होता है NPS का, और वो है 3,280 रुपये के लगभग आप कह सकते हैं। और ये कटने के बाद जो नेट इन हैंड जो सैलरी है वो आपकी ये है, जो अकाउंट में क्रेडिट होती है हर महीने, वो है 44,000। अब की बार ये इतने हैं, पिछली बार तो थोड़े कम थे। पिछली बार की सैलरी स्लिप आप देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। अब की बार इसमें 300-400 रुपये जो है वो डियरेस्ट अलाउंस की वजह से ऐड हो गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जो आपने 48 देखा, तो किसी के मन में ये भी सवाल आया होगा कि सर 48 ही है, 50,000 से ऊपर क्यों नहीं मिल रहे? बिल्कुल 50,000 से ऊपर है, क्योंकि ये जो NPS कंट्रीब्यूशन है ना, ये जो टोटल बना है ये तो हमारा जोड़ने से बना, लेकिन ये जो NPS कंट्रीब्यूशन है, जितना कंट्रीब्यूशन हमारा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा बैंक का खुद का कंट्रीब्यूशन है। तो लगभग 4,500 रुपये, या फिर आप 4,000 रुपये भी अगर मानते हो तो भी कोई इशू नहीं। 4,000 रुपये, 45, हालांकि 4,500 कुछ रुपये बैंक का कंट्रीब्यूशन ऐड होता है इसमें। तो 4,000 रुपये ये जो बैंक ऐड करता है ये भी हमारे ही खाते में जाते हैं। इतना NPS हमारा, इतना बैंक का, ये भी अपने ही है 4,000 रुपये। और जब ये 4,000 रुपये आप इसमें अपने ग्रोस में जोड़ दोगे तो आपके 52,000 के आसपास सैलरी बन रही है कि नहीं बन रही? बिल्कुल बन रही है। 50,000 से ऊपर आपकी मंथली सैलरी बन रही है। ये जो कंट्रीब्यूशन में जा रहा है ये भविष्य के लिए अपने ही तो पैसे हैं, लेकिन इन हैंड जो डिडक्शन होने के बाद आपके खाते में, अभी नई जोनिंग के खाते में जो आएंगे, वो लगभग आप 40,000 से ऊपर आपके अकाउंट में आपको देखने को मिलेंगे। जिनका भी मोटिवेशन डाउन होता है पढ़ते पढ़ते, जिनको भी मोरल डाउन होता है, कभी कभी टेंशन होने लगती है कि जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। आपकी तरह जब मैं भी प्रिपरेशन करता था, अभी भी हालांकि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मेरे मन में भी वही सवाल आते थे जो भी आपके मन में आ रहे हैं कि इतना पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, कहीं किस्मत तो ख़राब नहीं है, कहीं किस्मत में जॉब लिखी तो नहीं है। और कई बार ऐसा भी सवाल आता है कि जब परिवार में कोई नहीं लगा तो हम अकेले हट के कैसे लग सकते हैं। ऐसे ऐसे सवाल मेरे मन में भी आए थे, लेकिन मैं भी लगा रहा, किताबों के लगा रहा, पढ़ता रहा, मॉक टेस्ट लगाता रहा, सॉल्यूशन करता रहा, यूट्यूब पे क्लासें देखता रहा। बस आप अपना कर्म करते रहिए और मेहनत में कोई कमी मत छोड़ना, क्योंकि अगर आपने मेहनत में कमी छोड़ दी तब तो ये हाथ कुछ भी नहीं आना है। मेहनत में अगर आपने कमी छोड़ दी तब तो हाथ कुछ नहीं आना है, लेकिन मेहनत अगर आप लगे रहे तो आपने जो सपना देखा है उसको पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर किसी जगह पर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 या 10 नंबर से रह रहे हैं, जैसा कि मैं भी रहता था, तो खुद को दोष मत दीजिए, किस्मत को दोष मत दीजिए, मेहनत को दोष दीजिए, क्योंकि आपकी मेहनत में कमी थी दोस्तों। अब 4,000 की अगर वैकेंसी आती है या 10,000 की वैकेंसी आती है और उसमें यदि हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो ऐसा तो है नहीं कि किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। जिसकी मेहनत ज़्यादा थी उसका सिलेक्शन हो गया, और हमारी मेहनत में थोड़ी कमी थी तो हमारा 1 नंबर, 2 नंबर या 5 नंबर उसमें रह गया। तो मेहनत को दोष आप ज़रूर दे सकते हैं, किस्मत को दोष मत देना। किस्मत आप मेहनत से बदल सकते हैं। किस्मत में वही लिखा जाएगा जो आप लिखना चाहेंगे, किस्मत में वही लिखा जाएगा जो आप सोच सकते हैं। जो आप सोच सकते हैं वो आप कर भी सकते हैं। मेहनत जितनी करेंगे, किस्मत आपके हाथ में है। मेहनत भी आपके हाथ में है और किस्मत भी आपके हाथ में है।
अगर हम कह दें कि इसके तो किस्मत में जॉब लिखी नहीं है, क्यों नहीं लिखी? आप मेहनत करेंगे बिल्कुल जॉब लिखी हुई है। इसके तो किस्मत में जो भी जॉब लिखी है उसने मेहनत की है तब लिखी है। बैंक का एग्ज़ाम निकालना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल हम मान लेते हैं या जितना मुश्किल हम ठान लेते हैं कि ये तो इतना मुश्किल है। जब आपने मान लिया कि मेरे से नहीं होगा तो दोस्तों होना नहीं है, लेकिन जब आपने ठान लिया कि मैं इसको करके दिखाऊंगा तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो मैं भी दूसरों की सैलरी स्लिप देखता था, उनके कमेंट बॉक्स में मैं भी कमेंट करता था और मैं भी सोचता था मैं नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट वीडियो में मेरे जो प्रीवियस आज से 2 साल 3 साल पहले किसी यूट्यूब चैनल पर अगर किसी वीडियो पर स्पेसिफिक वीडियो पर अगर कमेंट किए गए हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कितने टाइम पहले क्या कमेंट किया था। बिल्कुल 2 साल 3 साल, क्योंकि कमेंट पे तो टाइम लिखा जाता है ना कि ये 2 साल पहले का कमेंट है, ये 3 साल पहले का कमेंट है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ठीक है, ये ओवरऑल अगस्त का मैंने आपको दिखा दिया है। किसी के मन में कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, अगर आप टेंशन में हैं, टेंशन तो पहली बात लेनी नहीं है, फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, किस पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पर भी अपडेट आपको मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे अभी आप कुछ अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और आने वाले टाइम में आप सभी से मैं कोशिश करूँगा कि कांटेक्ट भी करूँ, जिन जिन को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है या जिन जिन को किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, उनकी जितना मुझसे अगर हेल्प का कुछ सिचुएशन मुझसे बनेगा तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।